अस्सलाम वालेकुम जी। टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है जिसमें सबसे पहले और ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए कि फखर जमान को फरवरी में होने वाली ट्राई सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया है। जी हाँ, ये आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और आप अब जहन में सवाल आपके ये होगा कि फखर जमान को अगर ड्रॉप किया गया है तो ये खबरें और किसी ने क्यों नहीं दी। तो इसका सबूत मैं आपके सामने रख दूंगा और कल या अगले कुछ घंटों में आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता वायरल होती हुई शुरू यानी कि नज़र आएगी। तो इसके बारे में एक प्रेस रिलीज़ है पीसीबी की तरफ से, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा जो अगली खबर है वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीलियां हैं तीसरे वनडे के लिए, क्या कॉम्बिनेशन बनाने जा रहा है पाकिस्तान। और इसके बाद नसीम शाह से कौन जेलस है, और ये बहुत बड़ी खबर है। बाबर आजम के लिए दिल में बुग़्ज़ कौन रखता है, ये खबर और ये जो बात है ये की है पाकिस्तान के साबिक कोच जेसन गिलेस्पी ने। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि बाबर आजम के लिए दिल में एक सेलेक्टर है और एक जो है वो मैनेजमेंट का बंदा है जो बहुत ज़्यादा दिल में बुग़्ज़ रखता है। वो कौन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा वाघा बॉर्डर पर स्टेडियम के हवाले से एक सजेशन दिया गया है। ये किसने दिया है कि पाकिस्तान इंडिया का ये जो पूरा प्रोपोगेंडा, ये पूरी जो एक मैस क्रिएट हो जाता है जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, तो उसके लिए एक सोल्यूशन है वाघा बॉर्डर पर एक स्टेडियम का। वो पूरी डिटेल क्या है, किसने ये बात की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके बाद जो अगली खबर मैं आपके साथ शेयर करने वाला वो है कि साउथ अफ्रीका पिंक जर्सी क्यों पहनता है। इसकी एक तारीख है, वो मैं सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं। इमामुल हक ने भी सिलेक्शन कमेटी पर चढ़ाई की है और बयान दिया है और अपने लिए उन्होंने खुद मुश्किलात जो है वो क्रिएट कर ली हैं। और सारी डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं पाकिस्तान की प्लेइंग 11, जो कि कॉम्बिनेशन पाकिस्तान एक नया कॉम्बिनेशन ट्राई करने जा रहा है तीसरे ओडीआई में। और इसमें क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसमें जब पहली तब्दीली नज़र आ रही है वो ओपनिंग में नज़र आ रही है। अगर पाकिस्तान कोई तब्दीली करेगा तो वो अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करके उस्मान खान को ओपनिंग में चांस दे सकता है। ये फाइनल डिसीजन नहीं है, अभी तक जो प्लेइंग 11 है वो अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन मेरी ये असेसमेंट है कि पाकिस्तान अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करके जो उस्मान खान है उनको साइम अयूब के साथ ट्राई कर सकता है। इसके अलावा मैं आपके साथ तीन चार कॉम्बिनेशन और भी शेयर करूंगा कि पाकिस्तान को कौन सा कॉम्बिनेशन, दो जोड़ी यानी कि पाकिस्तान को मैच जितवा सकती है। वो टॉप ऑर्डर में एक जोड़ी होगी, एक मिडिल ऑर्डर में होगी और एक लोअर ऑर्डर में होगी। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन आपको प्लेइंग 11 बता देता हूं। ओपनिंग करेंगे जी उस्मान खान और इसके साथ साइम अयूब। नंबर 3 पर बाबर आजम, नंबर 4 पर कामरान गुलाम, नंबर 5 पर मोहम्मद रिजवान, नंबर 6 पर आगा सलमान, नंबर 7 पर इरफान खान नियाजी, नंबर 8 पर शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी मेरा ख्याल में उसको रेस्ट नहीं देंगे, उसकी वजह यह है कि वो टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहा। इसके बाद नसीम शाह की जगह पर मोहम्मद हसनैन को जगह मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि नसीम शाह टेस्ट सीरीज भी खेलेगा और इसीलिए उनको T20 में से भी रेस्ट दी गई थी और वनडे सीरीज खिलाई गई थी। तो पाकिस्तान ये सीरीज जीत चुका है, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मोहम्मद हसनैन को नसीम शाह की जगह पर चांस मिल सकता है। और जो दूसरी चेंज है वो हो सकती है हारिस रऊफ तो खेलेंगे, लेकिन क्योंकि हारिस रऊफ भी टेस्ट सीरीज नहीं खेल रहे तो इसलिए वो भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा जो अबरार अहमद है उनकी जगह पर पाकिस्तान सुफियान मुकीम को ट्राई कर सकता है और मेरा ये ख्याल है कि उनको मौका देना चाहिए। अबरार अहमद परमानेंट मेंबर हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का और उनको परमानेंट मेंबर अब रखना चाहिए जैसी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन उनकी जगह पर बैकअप भी तैयार करना है, तो बैकअप के लिए सुफियान मुकीम को इस मैच में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मेरा ये सजेशन आपको कैसा लगा है कि क्या ये तब्दीलियाँ होनी चाहिए? और पीसीबी मेरा ये ख्याल है कि इनमें से 2 तब्दीलियाँ तो लाजमी करेगा, नहीं तो ये तीनों तब्दीलियाँ होनी चाहिए। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आपने कमेंट में बताना है कि क्या ये तब्दीलियां करनी चाहिए पीसीबी को या नहीं। इसके साथ साथ मैं आपके साथ वो 3 कॉम्बिनेशन शेयर करता हूं जो कि पाकिस्तान को ये सीरीज जितवा सकते हैं, यानी कि फाइनल मैच में जीतने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उसमें साथ में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक जो कॉम्बिनेशन में 2 खिलाड़ी है, पहले वो तो हैं बाबर आजम और साइम अयूब। क्या ये दोनों का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को जितवा सकता है? दूसरा कॉम्बिनेशन है आगा सलमान और साइम अयूब का, तो ये भी बड़ा अहम है। पाकिस्तान को जो पहला मैच जितवाया था वो आगा सलमान और साइम अयूब ने जितवाया था। जो तीसरा कॉम्बिनेशन है वो है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का। तो क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी
जीतने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये 3 कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है। आपने ये बताना है कि इनमें से आपका फेवरेट कॉम्बिनेशन कौन सा है और कौन सा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को यानी कि तीसरा मैच जितवाने में अहम किरदार अदा कर सकता है या करेगा। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि फखर जमान को ट्राई सीरीज से भी ड्रॉप कर दिया गया, अगली वनडे सीरीज। उसमें जो मैंने चीज़ देखी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। को जो सबसे अहम चीज़ है कि पीसीबी ने फखर जमान को जो एनओसी दी है IL T20 के लिए, अबू धाबी लीग के लिए, उसमें जो डेट दी गई है वो 11 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक है। और पाकिस्तान की जो ट्राई सीरीज शुरू हो रही है वो मैं आपकी इतला में जो है वो थोड़ी और आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि वो 8 फरवरी से शुरू हो रही है। यानी कि 8 फरवरी से 14 फरवरी तक ये सीरीज ट्राई नेशन सीरीज है, जिसमें न्यूजीलैंड होगा, साउथ अफ्रीका होगा, पाकिस्तान होगा, और ये सीरीज पाकिस्तान में ही खेली जानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 18-19 तारीख से शुरू होगी। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थी और तीनों टीमों ने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए ये सीरीज रखी थी। तो इसमें अब 9 फरवरी को तक, यानी कि 8 फरवरी को तो शुरू हो रही है सीरीज, लेकिन उससे भी एक दिन बाद तक एनओसी दिया गया है फखर जमान को। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पीसीबी श्योर नहीं है। पीसीबी यानी कि अब भी नहीं चाहता कि वो फखर जमान को पाकिस्तान की इस सीरीज में शामिल करे, और इसके लिए सीरियस नहीं है आकिब जवेद और उनके साथ जितने भी लोग हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जो खिलाड़ी आपने वनडे में या किसी सीरीज में शामिल करना हो तो आप उसको, पहली बात तो है भी जो करीब तरीन लीग होती है उसके लिए एनओसी देते ही नहीं है। अगर आप उसको एनओसी देते भी हैं तो उसके साथ यही यानी कि एक डेट दी होती है कि उस सीरीज से 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन, 3 दिन पहले उसने वापस आना होता है। लेकिन पीसीबी ने क्या किया है कि वो डेट दे दी है उस सीरीज शुरू होने से भी एक दिन बाद, यानी कि जिस दिन मैच होना है 8 फरवरी को, उससे भी एक दिन बाद का, यानी कि साथ में डेट लिखी हुई है। तो इससे जाहिर ये होता है कि फखर जमान को इरादा कर चुकी है मैनेजमेंट और आकिब जवेद वगैरह कि वो जो ट्राई नेशन सीरीज है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उसमें से भी ड्रॉप करने वाले हैं। तो इसके पीछे मंतक क्या है ये अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोंगी मारी जा रही है और फखर जमान के साथ क्या ये अपना रंज या अपना बुग़्ज़ निकाल रहे हैं कि वो अभी भी फॉर्म में वापस आया। आपने चैंपियंस कप में देखा है, आज भी उसने 175 के स्ट्राइक रेट से 49 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और चौके मारे हैं, कुछ 3-4। तो वो अपनी फॉर्म शो कर रहे हैं। लेकिन पीसीबी दूसरी तरफ है कि वो इस चीज़ को बिल्कुल लाइटर ले रहा है और वो फखर जमान को पिक नहीं कर रहा और उन अभी भी आगे इरादा भी नहीं रखता। तो दोस्तों मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन खबर है और बहुत ही यानी कि अफसोसनाक भी है कि पीसीबी ऐसा क्यों कर रहा है और ये इसके पीछे क्या वजह है। ये आने वाले वक्त में चीज़ें निकलेंगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने डेटे भी देख ली और मैंने आपको तफसील भी बता दी। आगे चलते हैं। जो अगली खबर आपसे शेयर करनी है वो नसीम शाह के हवाले से है कि नसीम शाह से कुछ खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की टीम में मौजूद हैं और वो नफरत करते हैं या जेलसी करते हैं। नफरत का जो लफ्ज़ है वो थोड़ा हार्श हो जाएगा, जेलसी सही रहेगा। तो एक पॉडकास्ट चल रहा था, उसमें 2 से 3 लोग मौजूद थे। सलमान भट्ट भी मौजूद थे, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। तो उनके साथ जो बंदा बैठा था मीडिया का, उसने कहा कि आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नसीम शाह से पाकिस्तान के ज़्यादातर खिलाड़ी जेलसी फैक्टर यानी कि उनके अंदर मौजूद है, वो जेलस है और उनसे थोड़ी वो जेलसी या नफरत करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि नसीम शाह एक तो हैंडसम है, गुड लुकिंग है, और दूसरी चीज़ है ये कि उनको एड्स ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि वो पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहा है एड्स से, और मुख्तलिफ कंपनियां उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और अभी आपने देखा कि जो जिलेट का था वो शुएब मलिक से वापस लेकर नसीम शाह को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट जिलेट ब्लेड का, और इसके साथ साथ आपने हेड एंड शोल्डर का भी देखा है और पेप्सी का भी बाबर आजम और नसीम शाह कर रहे थे। तो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो एड्स देती हैं उनकी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी को देखकर नसीम शाह की। तो इसलिए कुछ खिलाड़ी हैं, वो साफ़ी का दावा है कि वो नसीम शाह से इसलिए जेलस हैं। तो टीम में सही खेलें, बाकी ये पैसों के मामले में जेलसी को रखे तो खली वली, इस चीज़ को ये चीज़ मैटर नहीं करती। टीम यानी कि आपस में अगर क्रिकेट सही खेल रही है तो बस ठीक है। इसके बाद जो बाबर आजम के हवाले से जैसन गिलेस्पी ने बयान दिया ना, वो बहुत हैरानकुन है। अब जैसन गिलेस्पी कहते हैं कि बाबर आजम और नसीम शाह से, यानी कि इसमें भी नसीम शाह का उन्होंने नाम लिया है, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पर बाबर आजम का नाम पॉइंट आउट किया है
कि मैं उसको जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज थी उसमें से ड्रॉप नहीं करना चाहता। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि वो उनका फैसला सही था गलत था, आकिब जवेद ने अच्छा किया, पाकिस्तान वो जीत गया, डजेंट मैटर। लेकिन जो एक जेलसी फैक्टर है या नफरत है वो तो नजर आ जाती है। और करीब तरीन आपको पता है कि जैसन गिलेस्पी रहे हैं आकिब जवेद के और सब के, इनकी आपस में मीटिंग्स भी होती थी। तो आकिब जवेद ने यानी कि ये दिखाया है कि वो यानी कि जो नाम पॉइंट आउट किया जैसन गिलेस्पी ने वो आकिब जवेद का किया है। उन्होंने कहा कि वो जाती तौर पर अंदर से बाबर आजम के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, लेकिन वाइट बॉल में वो एक तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि वनडे में तो वैसे ही बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन है तो उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन T20 में भी उनके ऊपर प्रेशर था कि वो बाबर आजम को अगर ड्रॉप करेंगे तो ये पहले बात हुई थी। मैंने भी आपके साथ पिछली वीडियोस में शेयर किया था कि बाबर आजम को इन T20 सीरीज जो साउथ अफ्रीका में हुई है उससे पहले इनकी मीटिंग में ये बात हुई थी कि उनको ड्रॉप कर दें, लेकिन जो बाकी की सिलेक्शन कमेटी थी और जो मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने कहा कि इस पर बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा फैंस की तरफ से और पाकिस्तान के जो यानी कि व्यूअरशिप है वो बहुत गिर जाएगी। तो आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं? यानी कि बहुत फ़ैन है, आपको पता है लाखों में फ़ैन है बाबर आजम के, तो इसलिए आकिब जवेद ने फिर यानी कि इन किया बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 टीम में। तो अब ये खबर निकल कर आई है कि जो जैसन गिलेस्पी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि आकिब जवेद ज़ाती तौर पर दिल में कुछ बुग़्ज़ रखते हैं आकिब जवेद यानी कि सॉरी बाबर आजम के साथ। तो ये अब जैसन गिलेस्पी बेहतर जानते हैं, मैं अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता, लेकिन जो खबर है या जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं और आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसके बाद वाघा बॉर्डर के हवाले से जो खबर है कि वाघा बॉर्डर पर एक स्टेडियम बना दिया जाए और इसके बारे में बात की है जी अहमद शहजाद ने। अहमद शहजाद कहते हैं कि यानी कि पाकिस्तान को अब चाहिए और इंडिया को कि अगर पाकिस्तान इंडिया के ये हर टूर्नामेंट में ये मैस क्रिएट हो जाता है, आपस में इधर से बातें होती हैं उधर से होती हैं, अगर पाकिस्तान और इंडिया में सिक्योरिटी की इतनी प्रॉब्लम है तो बॉर्डर पर आपको पता है कि FC वगैरह मौजूद होती है, फौजें मौजूद होती हैं, तो वहाँ पर एक यानी कि ऐसा स्टेडियम बनाया जाए वाघा बॉर्डर पर ख़ासतौर पर कि आधा स्टेडियम इंडिया में हो आधा पाकिस्तान में हो और दोनों तरफ दरवाजे रखे जाएं, इंडिया की टीम मैच के दिन उधर से एंटर हो, इधर से पाकिस्तान की टीम एंटर हो और मैच खेलकर दोनों टीमें अपने अपने घर चली जाएं। तो मैं तो इसको बिल्कुल 100% सही कहता हूँ। एक तो ये फन बन जाएगा और दुनिया के लिए अजीबो गरीब ये स्टेडियम होगा, और दूसरा ये होगा कि ये जो सिक्योरिटी का ढिंडोरा पीटा जाता है या प्रोपेगेंडा किया जाता है दोनों तरफ से, मैं नहीं कहता कि इंडिया ज़्यादा करता है पाकिस्तान ज़्यादा करता है, इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। अहमद शहजाद कभी कभी मजाक में जो वो ऐसी बात कर जाते हैं कि जो आने वाले वक्त में जो वो उसका बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। तो पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि एक स्टेडियम ऐसा बना दें वाघा बॉर्डर पर या किसी भी बॉर्डर पर जहाँ पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ना हो या आपके पास अवेलेबिलिटी हो लोगों की या करीब शहर हो या होटल हो, तो वहाँ पर आप एक ऐसा स्टेडियम बनाएं ताकि उधर से टीम अंदर एंटर हो, इधर से वो मैच खेलें, दोनों तरफ की आवाम आए देख कर अपने अपने घर चली जाए। तो ये बहुत अच्छा सजेशन है अहमद शहजाद की तरफ से, और आपका इसके बारे में क्या कहना है आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। इसके बाद जी साउथ अफ्रीका की जो हिस्ट्री है पिंक जर्सी के हवाले से कि पिंक जर्सी साउथ अफ्रीका क्यों पहनता है, उसके बारे में मैं आपको इसकी तारीख जो है वो बता देता हूं कि साउथ अफ्रीका क्यों ये जर्सी पहनता है। कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका पिंक जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगा, लेकिन ये सिर्फ एक रंग या फैशन नहीं बल्कि एक कहानी है, एक जद्दोजहद की कहानी। ये पिंक जर्सी इन माओं की याद दिलाती है जो अपने बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ गई। ये उन बहनों की नुमाइंदगी करती है जिन्होंने अपनी मुस्कुराहटों के पीछे कैंसर की तकलीफ छुपाई। ये उन बेटियों की दर्द बयान करती है जिन्होंने अपने जवानी के ख्वाब को बीमारी की नज़र कर दिया। और साउथ अफ्रीका ने 2013 में ये रवायत शुरू की ताकि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही फैलाई जा सके और इसके इलाज के लिए फंड्स जमा किए जा सकें। ये जर्सी उम्मीद की अलामत है, इन लम्हों की अलामत है जब कोई मरीज़ ज़िंदगी की जंग जीतता है। दिलचस्प बात यह है कि पिंक जर्सी में साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड हैरत अंगेज़ है। शायद ये उनकी खुशकिस्मती है या शायद उनके दिलों में छुपे उन मरीज़ों के लिए जज्बात उन्हें नाकाबिले शिकस्त बना देते हैं। याद रहे कि कल पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत का मैच होगा, यानी कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये एक मौका होगा इन लोगों के बारे में सोचने का जो खामोशी से अपनी जंग लड़ रहे हैं। तो आएँ इस पैगाम को आगे बढ़ाएं। हो सकता है आपका एक छोटा सा अमल किसी की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण ले आए। ज़िंदगी एक तोहफा है, इसकी कदर करें और इन लोगों के लिए दुआ करें जो इस तोहफे को बचाने की कोशिश
कर रहे हैं। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ी कॉज है, यानी कि जो मैच पिंक डे खेला जाता है हर साल या कोई भी टीम आती है तो कैंसर के लिए ये मैच खेला जाता है। तो आपने सारी बात सुन ली। असल में ये इसलिए पिंक जर्सी पहनी जाती है कि कैंसर में मुब्तला उन लोगों की मदद की जा सके, यानी कि एक चैरिटी मैच होता है। ये सारा फंड सारा पैसा ये अपनी कमाई के लिए नहीं कराया जाता बल्कि उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी इस मरज़ से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों आप भी उन लोगों के लिए दुआ कीजिएगा और उन सब बीमारों के लिए दुआ कीजिएगा जो इस मरज़ में मुब्तला है या किसी और मरज़ में मुब्तला है, तो अल्लाह ताला उनको शिफा दे। तो दोस्तों आपको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।